नमस्कार, नॉकिंग न्यूज़.com में आपका स्वागत है। जैसा मैंने वादा किया था कि जो नया वेरिएंट आया है, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्टर संजय रॉय, जो हिंदुस्तान के गिने-चुने जो लोग हैं, जो महामारी विशेषज्ञ हैं, उनमें से एक हैं, उनसे मैं बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो नया बोत्सवाना वेरिएंट ये है क्या? कितना डरने की ज़रूरत है, कितना डरने की ज़रूरत नहीं है? इस वेरिएंट के कारण क्या हमको चिंतित होना चाहिए? इस वेरिएंट के आने से क्या संदेश गए हैं, क्या मैसेज जा रहा है समाज में, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय रॉय जुड़ गए हैं और उन्हीं से मैं बातचीत शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं गिरिजेश बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत आप शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय में से और इतने देर रात जब आपका आराम करने का समय है, आपने समय निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। साइंस को कहीं भी प्रोपगेट करने के लिए हम 24/7 रेडी रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया और सबकी तरफ से शुक्रिया कि आप जो लगातार काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। सर कुछ सवालात हैं, ये जो बोत्सवाना नया वेरिएंट आया है और कहा जा रहा है कि इसमें 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। जब वो वुहान वाला जो वायरस पहली बार देखा गया था, उसमें 50 बदलाव हो चुके हैं और जब ये बोत्सवाना वेरिएंट तैयार हुआ है के होते-होते, तो उससे और इसमें 50 अंतर हैं ये मानना चाहिए। जी। उस जो पहला वेरिएंट था उसमें और इसमें 50 अंतर हैं। लेकिन उसके बावजूद अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अंतर इतने बढ़ जाएँगे कि जो अभी हमारा इम्यून सिस्टम है, ख़ास तौर पे जो वैक्सीन से हमने अचीव किया है, वो काम करना बंद कर देगा? क्या ये सचमुच वही वक़्त है? क्या 50 परिवर्तन ही काफ़ी हैं या ज़्यादा परिवर्तन होंगे? इस बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ सर कि ये वेरिएंट है क्या? ठीक है। हाँ, जिस तरीके से हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, तो इसलिए इस पे थोड़ा-सा जो भी ज्ञान उपलब्ध है अभी तक, उस पे चर्चा की जा सकती है। देखिए, सार्स कोरोना वायरस 2 जो वुहान में पैदा हुआ था, अभी तक मैं वुहान में ही पैदा हुआ मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रिपोर्ट कि फर्स्ट टाइम रिपोर्ट वहाँ से हुआ था। बट जब तक हम ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वहाँ पैदा नहीं हुआ था, मैं यही मान के चलता हूँ कि वुहान में ही ये पैदा हुआ था। जी, जी। और 2019 के लास्ट महीने में जो है वहाँ पे पैदा हुआ था और उसके बाद जो है धीरे-धीरे पूरी दुनिया में पैर पसारा। यह जो है आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस की एक खूबी होती है कि वह जो है सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो जब भी म्यूटेट करता है मतलब अपने संख्या बढ़ाता है, तो उसमें जो है एरर कुछ आ जाते हैं जिसको म्यूटेशंस कहा जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, न ही पहला म्यूटेशन है, न ही ये एक लास्ट म्यूटेशन है कि आगे म्यूटेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। म्यूटेशंस होते रहते हैं। मैं अपनी कंट्री की बात करूं तो हजारों म्यूटेशंस यहाँ पे ही हो चुके होंगे, लेकिन हर म्यूटेशन से हमें कोई मतलब नहीं रहता। कई बार म्यूटेशन जो है उस वायरस के लिए घातक हो जाता है, वायरस की डेथ हो जाती है। कई बार म्यूटेशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार जो है वायरस थोड़ा घातक हो जाता है। घातक इस टर्म में कहते हैं जिसको हम इन्फेक्टिविटी बढ़ जाए, कि ज़्यादा लोग तेजी से इन्फेक्ट करने लगे, या इन्फेक्शन के बाद जो है सीवियरिटी बढ़ जाए, डेथ ज़्यादा होने लगे, या जो हमारे पास इम्यूनिटी है उसको बाईपास करने लगे, या जो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका इफेक्ट ना हो। जब इन चारों कंडीशन में होता है तो हम उसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर लेते हैं। उसके पहले इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में मानते हैं कि हो सकता है ये सब हो। जब कंफर्म हो जाता है तो कंसर्न में कर लेते हैं। ये जो अभी वेरिएंट आया है, न ही इंटरेस्ट में है न कंसर्न में, उसको जो है डब्ल्यूएचओ ने अभी 2 दिन पहले ही नाम दिया है और उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी कुछ भी कहना जो है बहुत जल्दबाजी होगी। नहीं, उसको लेके हमें बहुत ही परेशान हो जाना चाहिए। परेशान होकर भी हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग जो है उसको टेरर फैलाना चाहते हैं, फैलाते रहते हैं, वो एक अलग बात होगी। जहां तक साइंस की बात है, वह जो है म्यूटेशंस है, वह जो है कुछ कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में, बोत्सवाना में और आपका जो है हांगकांग में मिला है। कंसर्न ये था कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों में मिला है, जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लिए हुए थे उनमें मिला हुआ है। तो इसलिए जो है एक कंसर्न रेज किया गया है कि हो सकता है ये जो वैक्सीन से इम्यूनिटी जनरेट हुई है उसको वह बाईपास कर दे, इम्यूनिटी स्केप होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है कि इम्यूनिटी स्केप हो जाती है, तब यह जो है थोड़ा सा खतरा देगा, क्योंकि फिर तो पूरी दुनिया में जिस तरीके से वैक्सीन लगी है और फिर जो है सारे लोग ससेप्टेबल हो जाएंगे।
ससेप्टेबल मतलब जिनको इन्फेक्शन हो सकता है। सर अभी एक तक की आपकी बात से 2 सवाल मन में आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये आ रहा है कि क्या इस तरह से म्यूटेशन होने के कारण उसको ज़्यादा कंटेजियस हो जाता है, मतलब तेज़ी से फैलने लगता है। तो वो जी जो हाँ। तेज़ी से फैलने का कहीं न कहीं संबंध क्या मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता से है? क्योंकि अभी तक हम ये मानते हैं कि कोई भी वैक्सीन या कोई भी नेचुरल इम्यूनिटी किसी भी वायरस का प्रसार जो है, उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। यानी जो उसकी जो इन्फेक्शन की जो दर है, जो वो मनुष्य के अपने इम्यून सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है। तो फिर वो कैसे इतना ज़्यादा फैल जाता है? क्या वजह होती है उसमें? नहीं देखिए होता क्या है जब ये मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिजीज ये सब वायरस जो है सेल्फ लिमिटिंग होता है। शरीर की इम्यूनिटी क्षमता जो उनको मारती है। कोई आज की डेट तक दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर दे। हमारी वीक इम्यूनिटी भी होती है तो भी उसको न्यूट्रलाइज करती है। तो हमारी ही प्रतिरोधक क्षमता जो है उस वायरस पे काबू पाती है। ये तो जो वायरल लोड होता है वो सब में एक जैसा नहीं होता है। अलग-अलग लोगों में अलग-अलग टाइप का होता है, तो प्रतिरोधक जी, क्षमता पे ही डिपेंड करता है। कुछ जी, लोगों में जो है बिल्कुल ही माइल्ड होता है, वायरल लोड बहुत ही कम होता है, उनको इन्फेक्शन हुआ, शरीर ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। कुछ लोगों में जो है बहुत तेजी से एंटीबॉडीज बनते हैं। ऐसा नहीं कि प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, एंटीबॉडीज का लेवल देखिए तो बहुत ज्यादा बनता है, फिर भी वायरस को न्यूट्रलाइज करने में वो उतना सक्षम नहीं हो पाता है, उतना जल्दी नहीं हो पाता है। कई बार वायरस जब रिप्लिकेट करता है और म्यूटेशंस होने के बाद इन्फेक्टिविटी बढ़ाने का मतलब इन्फेक्टिविटी देखिए कब बढ़ती है जब ये वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन है जाके शरीर में एक रिसेप्टर होता है एस टू रिसेप्टर जिस पे जाके लगता है जब उसकी बॉन्डिंग जितनी तगड़ी होगी वह जो है उतना ही जो है इन्फेक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। बच्चों में जो है वह जो है एस टू रिसेप्टर जो उतना डेवलप नहीं होता इसीलिए बच्चों में जो है उतनी तगड़ी बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए प्रॉब्लम उतना नहीं क्रिएट कर पाता। तो ये साइंस की बात मैं वहाँ पे इसको उस टेक्निकल भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा। बट ये जो है बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता पे ही डिपेंड करता है कि वह जो है वायरस को कितना रिप्लिकेट होने देता है, कितना जल्दी न्यूट्रलाइज कर देता है। कुछ लोगों की जो है 3 दिन में ही सिम्पटम खत्म हो जाते हैं, कुछ दिन लोगों के 10 दिन में सिम्पटम रहते हैं। एवरेज जो है 7 से 10 दिन इसके सिम्पटम्स रहते हैं और किसी को सीवियरिटी भी आनी होती है तो 7 से 10 दिन के बीच में ही आती है। तो ये उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक है वायरस का। सर एक सवाल आ रहा है मन में कि जी। अगर इतना ज़्यादा चिंता की बात है, जैसा कि अखबार, मीडिया हर जगह एकदम हड़कंप मच गया है, नया वेरिएंट आ गया, कोई भी नया वेरिएंट कहीं से आ जाए, उनको कहीं बस दिख जाए, तो वो एकदम हंगामा मचना शुरू हो जाता है। तो जब इस वेरिएंट के बारे में पता ही नहीं है, उसके गुणधर्म ही नहीं पता हैं कि ये कितना ज़्यादा इसकी संक्रामकता कितनी अधिक है, ये कितना कंटेजियस है। इसके अलावा इस वायरस के को क्या ये वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है, उसको भेद पा रहा है। एक बात कही जा रही है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्शन हो गया। तो ये तो मेरे ख्याल से अल्फ़ा वेरिएंट भी होता है या और कोई शुरुआत का वायरस का भी अगर वेरिएंट है, तो वो भी टीके के बाद तो इन्फेक्शन कर सकता है। तो इतना ज़्यादा इस वेरिएंट को लेके इतना हंगामा होने की वजह क्या रही होगी आपके हिसाब से? काफ़ी दिनों से जो है एक अच्छा न्यूज़ नहीं मिला था। आप खुद ही पत्रकार हैं। वो अच्छा न्यूज़ आप उसी को मानते हैं जो बैड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ ही बिकता है। हाँ, जिसमें जितनी सनसनी हो। हाँ, जितनी सनसनी हो वह इसका बड़ा कारण लगता है। साइंस इतना बड़ा कारण इसमें मुझे नहीं अभी तक लग रहा है। जी। कल हो सकता है, लेकिन जो आज तक एविडेंसेस हैं, जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं, उस पे सर ये कहा एक चीज़ मैं आपको बीच में माफ़ कीजिएगा टोक रहा हूँ कि हाँ, ठीक है, मान लिया मीडिया को सेंसेशन पसंद आता है, लेकिन जो बहुत सारे देश उड़ानें रोक रहे हैं, 6 देशों से उड़ानें यूके ने रोक दी हैं, 3 से भारत ने रोक दी हैं। तो ये सब क्या है? ये क्यों हो रहा है? क्या वो सेंसेशनलिज़्म में या हाइप क्रिएट करने में या पैनिक फैलाने में, जिनका काम होता है पैनिक को कम करना, सरकारें वो भी शामिल हैं क्या कोरोना वायरस के मामले में? नहीं देखिए, सावधानी बरतना एक अलग बात होगी। सावधानी हो सकता है अभी सार्स कोरोना वायरस 2 ऑल्दो 2 साल पुराना हो गया, हमें काफ़ी कुछ पता है बट सब कुछ नहीं पता है। हो सकता है कल ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है? फिर ये होगा जी, कि हमने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? तो समय रहते ये सब सावधानी बरतना कोई बहुत गलत बात नहीं है। ये हम कर सकते हैं कि सावधानी बरतें, उसको वॉच करें और फिर कल लगता है कि नहीं, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं है। जैसा कि देख के लगता है, अभी तक जो है
कि जितने म्यूटेशंस हुए हैं, इतने म्यूटेशंस होने के बाद भी जो है जिनको पहले से इन्फेक्शन हो गया वो बेटर प्रोटेक्टेड थे, हैं सारे पुराने वेरिएंट से। हो सकता है इसमें भी हो सकता है इसमें न हो, तो इसको हमें वॉच करना चाहिए। अभी तक देख के ये लगता है जिस तरीके से सेकेंड वेव के समय हमारी कंट्री में लोगों को इन्फेक्शन हुआ, अच्छी खासी डेथ भी हुई, लेकिन जो रिकवर्ड हो गए हैं वो बेटर प्रोटेक्टेड हैं। जो एविडेंसेस ये बताते हैं कि अगर इस समय सबसे अच्छा किसी को प्रोटेक्शन है तो जो डेल्टा वेरिएंट के बाद रिकवर्ड हुआ है, तो क्या ये जो नया वेरिएंट आ रहा है वो उनपे भी वैसे इन्फेक्ट करेगा या सीवियरिटी बढ़ा रहा है, ये सब अभी फ्यूचर में देखने की बात होगी। क्योंकि अभी देख के नहीं लगता कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है जी उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली जी है। जी जी, जब वही मैं कह रहा हूँ कि जब अभी तक इस वेरिएंट में इस तरह की कोई चीज़ ही देखने में नहीं आई है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो अभी तक के वेरिएंट से अलग हो। जैसे डेल्टा वेरिएंट में उससे पहले वाले वेरिएंट से कुछ अलग था, वो तेजी से फैलता था और उसने जितनी तेजी से लोगों को बीमार किया, बहुत सारे लोगों के प्राण गए, उसी तेजी से उसने उतनी ही ज़्यादा तेजी से टीकाकरण भी किया एक तरह से, अगर आप सरल भाषा में समझे तो। तो इस वेरिएंट में तो कुछ अलग दिख रहा है, तो वो क्या दिख रहा है? सिर्फ वो काउंट दिख रहा है कि 50वां इसका म्यूटेशन है, तो 50 म्यूटेशन अगर हो गए तो 49 म्यूटेशन का भी कोई ना कोई वायरस होगा धरती पे, तो उसको लेके इतना हंगामा क्यों नहीं हुआ, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं देखिए, 50 म्यूटेशन और 500 म्यूटेशंस का मतलब नहीं है। हो सकता है 5 म्यूटेशन पे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए और जी, 50 जी, पे वो उसके लिए खतरनाक हो जाए, जी, वायरस के लिए खतरनाक हो जाए। उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वह क्या होगा। तो हाँ, चूँकि म्यूटेशंस हुआ है, उन लोगों को हुआ है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, जिनको हमने सोचा हुआ था कि वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ऑल्दो आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे वेरिएंट कर रहे हैं। सिंगापुर का देख लीजिए, सिंगापुर में तो डेल्टा वेरिएंट है इस समय। सिंगापुर में ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन देखिए तो 90% से ज्यादा जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड है। वहां पे सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, केसेस होने के भी और डेथ होने के भी। अगर आप सिंगापुर की देखें तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 4 टाइम्स ज्यादा जो है, 4 गुना से 5 गुना ज्यादा जो पिछले साल अप्रैल में वेव था, उससे 3000 से 4000 केसेस हो रहे हैं। पूरे महीने में 1 या 2 डेथ होती थी, रोज 10 से 15 के बीच में डेथ्स हो रही हैं। तो सिंगापुर में, और सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो वो तो सारे ही वेरिएंट कर रहे हैं। कोई इनको बाईपास करना इतना ये नहीं है, बट कुछ ही केस डिटेक्ट हुए और उनमें वह जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड को कर रहे हैं, तो थोड़ा कंसर्न हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे क्योंकि कुल वैक्सीनेट। 100, मेरे ख्याल से कुल 100 केसेस हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जिसपे 100 है, 2 हांगकांग में है और उनका भी जी, ट्रेवल हिस्ट्री है। तो एक इजराइल में भी है, एक ट्रेवल हिस्ट्री के साथ में है। इसराइल में भी अभी आया है। जी हाँ, तो 4-5 ही कंट्री अभी हुए हैं, ज्यादा कंट्री में नहीं है। बट हमें एहतियातन जो है कदम उठाने चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए। कल लगता है कि नहीं है तो फिर जो है नॉर्मलसी की तरफ बढ़ जाना चाहिए, बट एहतियातन तो कदम उठाना मुझे लगता है कि सही है। लेकिन इस तरह की एहतियात अगर हम बरत रहे हैं, मेरा जो मन की जिज्ञासा है मेरी शांत नहीं हो रही है। जी अगर आप इस तरह की एहतियात बरत रहे हैं, तो आपने जब इस म्यूटेशन में जब कुछ खास है ही नहीं इस म्यूटेंट में, तो भाई जिसके 49 म्यूटेशन हुए थे उसको लेकर क्यों नहीं एहतियात बरत रहे हैं हम? 48 वाले को लेकर क्यों नहीं बरत रहे हैं? 40 वाले को लेकर हमने इतनी क्यों नहीं बरती? इसके 50 हो जाने और इसके जो है स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशन हो जाने का, अगर ये फिगर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप बता रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या जी वजह है? ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना ज़्यादा एहतियात इस पे क्यों बरती जा रही है। वो क्या चीज़ ढूंढ ली है साइंस ने जो हमको नहीं बता रहे हैं या हमको पता नहीं चल पाई है? जो उन्होंने प्रोबेबिलिटी की है कि हो सकता है इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी, वो 50 से जी, नहीं, वो 5 पे भी जैसा मैंने बताया कि हो सकती है, तो इसकी जी, इन्फेक्टिविटी शायद डेल्टा से भी ज्यादा होगी। उन्होंने एक शक जाहिर किया हुआ है। अगर जी। शक ऐसा जाहिर किया हुआ है कि डेल्टा से भी ज्यादा इन्फेक्टिव, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हो सकता है सीवियरिटी भी ज्यादा हो। अभी उसको और एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है, बट एक जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, उस बेसिस पे उन्होंने कहा है। इसका कोई अभी बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक एविडेंस नहीं मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है। तो उस बात को मानते हुए एहतियात बरतना जो है, क्योंकि बाकी के लिए नहीं कहा गया, जिसमें 49 हुआ उसमें यह शक नहीं जाहिर किया गया, लेकिन इसमें जाहिर किया गया, इसलिए जो है एहतियात बरतना मुझे नहीं लगता कि कोई मैं बहुत गलत। वो ठीक कह रहे हैं। मैं सर वो शक का आधार जानना चाह रहा था, वो शायद हम जी लोग तक नहीं पहुंची है जानकारी। सर साउथ जी अफ्रीका का जो स्टेटस था इससे पहले कोरोना वायरस का, और वहां पे वैक्सीनेशन तो मेरे ख्याल से 40% के आसपास हुआ है। तो जो नेचुरल स्प्रेड भी काफी अच्छा था, साउथ अफ्रीका में काफी फैला था वायरस।
उसके बावजूद केसेस क्यों कम नहीं हो रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? देखिए ये जो आप दिल्ली की मैं क्या एग्जांपल देके साउथ अफ्रीका पे आता हूँ। दिल्ली में करीब फर्स्ट सेकंड वेव से पहले जो ये आया था अभी सेकंड वेव हमारा, उसके पहले सीरो सर्वे में 50% पॉपुलेशन जो है इन्फेक्ट हो चुकी थी। जी, जी। 50% पे हमें ये लग रहा था कि अब उस तरीके का वेव नहीं आएगा। लेकिन इतना हाइली इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट था कि वो जो 40-50% ही बचे हुए लोग थे, उनको अचानक उसने इन्फेक्ट किया, पूरा का पूरा फैमिली इन्फेक्ट हुआ और वह अचानक इसीलिए अचानक कम भी हुआ, क्योंकि इतनी तेज़ी से बढ़ा कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन पूल को उसने जल्दी खत्म कर दिया। वहाँ पे अगर 40% लोगों को वैक्सीन लगा है, ये जो है डेटा उनका इतना साउथ अफ्रीका में जो है हमेशा केसेस हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि वह जो है बिल्कुल ही जीरो पे पहुंच गए हैं और या बहुत ज्यादा हुए हों। तो पॉपुलेशन लेवल में हमेशा उन्होंने कंट्रोल मेजर भी अपनाया, लॉकडाउन से अभी लेके सब। अभी ये माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में फोर्थ वेव स्टार्ट हो रही है। तो स्लो वहां पे प्रोग्रेशन स्लो था, तो इसलिए हिंदुस्तान जैसे कि इतने ज्यादा लोगों का इन्फेक्शन जो है किसी सीरो सर्वे में दुनिया में जो है अभी तक नहीं आया कि जैसे दिल्ली में जो है कि 95% से ऊपर लोग इन्फेक्ट हो गए, बच्चे में भी 90% से ऊपर जो है 18 साल से कम के बच्चे हो गए, इस टाइप का कहीं भी नहीं आया। तो यहाँ तो ये और इसीलिए यहाँ अचानक केसेस कम हुए। अभी जो है पिछले 5 महीने से 6 महीने से नहीं आ रहे हैं, सारे प्रेडिक्शन फेल हुए। जो लोग कहते थे कि वेव आएंगे, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन को वेटेज नहीं दे रहे थे। जहां जहां दुनिया में नेचुरल इन्फेक्शन अच्छा होता गया, वहां कम होता गया। सिंगापुर में देखिए नहीं हुआ, एक बार एक वेव आया था सिंगापुर में, वह पिछले साल अप्रैल में आया था। वियतनाम में देख लीजिए, कोई वेव ही नहीं आया था, वह जो है पूरे साल भर तक उन्होंने उसको कंट्रोल करके रखा। तो जब भी आप ऐसा रखेंगे, सबको ही जो है ज्यादातर लोगों को हाँ, इन्फेक्शन चीन होगा। में भी पहला एक वेव आया था, उसके बाद में कोई वेव नहीं आया। और मुझे लगता है कि अगर आपकी थ्योरी के हिसाब से मैं सोचता हूँ, मैं भी यही मानता हूँ, तो अब जब भी आएगा चीन में तो बहुत तगड़ा वाला वेव आएगा, अब क्योंकि वो चीन का एक देखिए, अब मैं बताऊं चीन का डेटा को मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जो चाहते हैं वही पब्लिक में आता है। उसका हम जी, इसलिए नहीं कर सकता कि देखिए वुहान में से ये वायरस पैदा हुआ, चला वहां से। वुहान में जिस तरीके की कंडीशन थी, पूरे शहर को लॉक कर दिया गया था, चारों तरफ से न कोई अंदर आ सकता था न बाहर जा सकता था। 1 करोड़ 10 लाख पॉपुलेशन है वुहान की। वहां पे क्या पूरे 3 महीने के लॉक करने में 10% भी लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ? टोटल रिपोर्टेड केसेस जो है वुहान से सिर्फ 70,000 केसेस आएंगे। मतलब आपका जो है 1% लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये माना जा सकता है, जिस शहर को आपने कंप्लीट लॉक कर दिया। तो ये देख के लगता है कि वह जो है डेटा रिलीज कर रहे हैं वही हमें पता है, एक्चुअल स्थिति क्या है सर मैं एक बड़ी मान के इंपॉर्टेंट चलता हूँ। इन्फॉर्मेशन, जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। वुहान में मैं आपकी बात को मानता हूँ और उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, शायद मैंने बीच में आपको टोक दिया कि वहाँ पे डेटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वो कम करके अपना डेटा दिखाते रहते हैं, इसलिए उनके डेटा पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सेस भी नहीं है उस तरह से डेटा पे। जी ये शायद आपकी बात मैं जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट यही कर मैं दे रहा कहना हूँ। जी, चाहता जी, हूँ। जी जी। हाँ। तो दूसरा सर एक सवाल ये भी है कि हमारे यहाँ पे अगला सीरो सर्वे कब आ रहा है? क्योंकि सेकेंड वेव आने के बाद, इतनी बड़ी तबाही होने के बाद, इतने बड़े स्तर पे वायरस द्वारा कुदरती टीकाकरण करने के बाद, अब कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं, ये जानकारी आए तो शायद सरकार फर्दर जो टीकाकरण पे खर्चा हो रहा है उसको कम करने की दिशा में कुछ सोचे। नहीं देखिए, जो सीरो सर्वे आया था सेकेंड वेव के बाद ही आया था, जो आईसीएमआर ने सीरो सर्वे किया था कंट्री लेवल पे जो है 68% था। कुछ स्टेट ने अपना सीरो सर्वे कर लिया। अब दिल्ली में वो दूसरा सीरो सर्वे करके क्या करेंगे, सभी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका। तो अब जो है यहाँ रियली जो है अगर केसेस कम हुए हैं तो सिर्फ एक ही कारण है, वह है नेचुरल इन्फेक्शन। जिनकी डेथ होनी थी सेकेंड में डेथ भी अच्छी खासी हुई, बट वह क्रेडिट कोई भी कुछ भी लेता रहे। अगर मैं साइंस की बात करूं और ईमानदारी से बात करूं तो सिर्फ एक ही है कि नेचुरल इन्फेक्शन से हुआ है। कहना लोग नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, बट ये फैक्ट है कि उससे हुआ है। तो अब वहां पे सीरो सर्वे करके वो 90 से 92% हो जाए बच्चों में तो क्या अंतर पड़ता है? वह 90% पे कंट्रोल हो जाता है। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। जो इस समय हुआ है
इसी को हर्ड इम्यूनिटी, ज्यादातर लोग जो हर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं रियली उन्हें हर्ड इम्यूनिटी का डेफिनेशन नहीं पता है और वह कुछ भी कहते रहते हैं। नहीं, बहुत सारे पढ़े लिखे और ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग जो साइंटिफिक कम्युनिटी के, अफसोस की बात यह है वो लगातार कहते रहे कि टीकाकरण से हर्ड इम्यूनिटी आएगी, ये आपने भी सुना होगा। और उसमें डॉक्टर फाउची जैसे और बड़े मैंने लोग भी भी ये थे। कहा था, देखिए मैं तो वेबिनार और सब करता रहता हूं कि मैंने कभी कहा था टीकाकरण नेचुरल इन्फेक्शन से, जो लास्ट मैंने कहा था अप्रैल 2021 में, क्योंकि सारी बीमारियों में ऐसे आती है। उसके बाद मेरे सारे प्रेजेंटेशन में ये है कि कब ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। जो लोग ये कहते हैं शायद वो जो है नेचुरल इन्फेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी जो है, क्योंकि जो भी एविडेंस जनरेट होता है उसकी बेसिस पे हमें कहना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि सब कुछ पैदा हुए हैं उसी जानकारी लेके, जो एविडेंस जनरेट होते हैं, एविडेंसेज आए कि जी नहीं, नेचुरल इन्फेक्शन लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन देता है, नेचुरल इन्फेक्शन बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, उसके बाद ही इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके कम है, तो हर्ड इम्यूनिटी वही होता है। हर्ड इम्यूनिटी में आप दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट वे में। आपकी अगर आपकी बात के समर्थन में एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि कोरोना वायरस अगर एक ऐसा वायरस था जो ज़्यादा इन्फेक्शियस था, तो उसकी एक मूल वजह ये थी कि वो दुनिया में नया आया था, लोगों के शरीर उससे परिचित नहीं थे। और अगर शरीर के परिचित ना होने से बीमारी तेजी से फैल सकती है, तो शरीर के परिचित हो जाने के बाद वो कंट्रोल क्यों नहीं होगी? ये एक बड़ा लॉजिक है। बिल्कुल होगी। उस समय इसके बारे में नहीं पता। जैसे कुछ वायरस हैं जो एक बार, अब जैसे HIV का वायरस है, ठीक है, वह सेल्फ लिमिटिंग नहीं है, आज आता है तो शरीर से जाता ही नहीं है। एंटीबॉडीज लेवल बनते हैं, बहुत ही बनते हैं, हाई एंटीबॉडीज लेवल होता है जब हम टेस्ट करते हैं तो बहुत ही, बट वायरल लोड भी उतना ही बढ़ता जाता है, वो जाता ही नहीं है शरीर से, एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो। लेकिन जितने रिस्पायरेटरी वायरसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ रिस्पायरेटरी वायरस एक तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देते हैं, बेटर इम्यूनिटी देते हैं। चाहे वो स्मॉल पॉक्स था जिसको हमने इरेडिकेट कर दिया, एक ही बीमारी को इरेडिकेट किया, मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, एक बार हो जाता है आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, पूरी जिंदगी भर के लिए मिल जाती है। इवन वैक्सीन भी मिजल्स का ऐसा है कि एक बार हम लगा देते हैं, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, आपको पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है। तो उसको देखते हुए लगता था कि ये होना चाहिए, बट जब तक एविडेंस नहीं जनरेट हुआ तब तक हम नहीं कह सकते थे। लेकिन दिक्कत ये कि अब एविडेंस जनरेट होने के बाद भी चूंकि लोगों ने पहले कहा कि नहीं है, इसलिए उसको नहीं मानते हैं, ये गलत है। आप जब एविडेंस आ गया तो हमें मान लेना चाहिए कि नेचुरल इन्फेक्शन जो है बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, उसी से इन्फेक्शन रुकेगा। क्या तो ये इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या क्या कारण हो सकता है? क्या इसके पीछे व्यवसाय का साइंस के कंधे पर चढ़ के बैठ जाना है, या राजनीति का साइंस के कंधे पे बैठ जाना है, या करप्शन साइंस पे हावी हो गया? क्या वजह हो सकती है? देखिए, साइंस कुछ लोग बोलते ही रहेंगे। हाँ, व्यवसाय एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इसका, क्योंकि आज की डेट में जो है देखिए तो टोटल 25 वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा। 326 वैक्सीन जो है डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है एक बीमारी के लिए। तो अब जो है व्यवसाय ज्यादा हावी हो रहा है और वह जो है हमेशा साइंस को दबाना चाहेगा, सप्रेस करना चाहेगा। बट हमारा काम है, आपका काम है कि साइंस को जो है लोगों को बताना कि ये फैक्ट है। कई बार लोग जो है अनजाने में इस जो है उनके बहकावे में या जानते नहीं है, फिर भी जो है आपने चूंकि उनसे सवाल पूछ दिया इसलिए वो बोलते रहेंगे और बोलते हैं। अच्छे बड़े डॉक्टर्स भी बोलते हैं, पत्रकार भी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। कुछ भी ना हो आप उनसे कहते हाँ सबको वैक्सीन लगा लें, सबको। भाई वैक्सीन जरूरत है, किसको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है? ये एक ड्रग है, वह वैसे ही दी जानी चाहिए जैसे बाकी ड्रग देते हैं। लेकिन उसके लिए जो है व्यवसाय एक कारण हो सकता है, मैं इस बात से सहमत हूं। जी, व्यवसाय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरा और है। सैकड़ों वैक्सीन लाने की तैयारी हो रही है, आप ये बता रहे हैं, और 100 के करीब वैक्सीन ऑलरेडी आ चुकी है। 326 है, 25 आ चुकी है, 25 आ चुकी है, 326 326 आने वाली है। 351 वैक्सीन जो है वो तैयार हो रही हैं। भारत ने एक प्रस्ताव रखा था दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलके, जिसको सेकंड किया था जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 100 देश इस प्रस्ताव के पक्ष में आ चुके हैं, और ये प्रस्ताव कहता है, बिल गेट्स इसके खिलाफ हैं। ये प्रस्ताव कहता है कि जो वैक्सीन्स हैं उनके ऊपर से ये जो पेटेंट है हटा देना चाहिए,
ताकि जो भी आदमी चाहे, जिस वैक्सीन को चाहे, जो देश चाहे, वो प्रोड्यूस कर सके। तो इससे कई फ़ायदे होंगे। एक तो ज़्यादा बड़ी संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता होगी, ज़्यादा लोग प्रोड्यूस कर रहे होंगे, पहली चीज़। दूसरा, व्यावसायिक, जो मुझे लगता है कि जब व्यावसायिक हित नहीं रहेंगे, तो ये जो वैक्सीन को बेचने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये हथकंडे कुछ हद तक काबू में होंगे। तो इसपे आपकी राय क्या है? क्या इस तरह से करना चाहिए? और डब्ल्यूटीओ क्यों नहीं कर रहा है इसको? देखिए ये बहुत ही अहम सवाल है। बिल्कुल करना चाहिए, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है कि मानवता को खतरा है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसके भी आगे कहना चाहूँगा कि देखिए वैक्सीन का या किसी दवा का क्या इफ़ेक्ट होता है, अभी इमीडिएट इफ़ेक्ट हमें पता है। चाहे वो सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो या बेनिफिट हो, जो कुछ पता है। लॉन्ग टर्म क्या है नहीं पता है। लेकिन जो भी एविडेंसेस हैं, 2 साल में जो भी हमने एकत्रित किया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए इन 25 वैक्सीन में से हमें 1 या 2 वैक्सीन बेस्ट खोजनी चाहिए और वह ईमानदारी पूर्वक खोजनी चाहिए। उसमें जो है कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए और पूरी दुनिया के लोगों को उसको देना चाहिए और सारी जो भी पेटेंट हटा देंगे कि जो भी वैक्सीन आज चाहे हिंदुस्तान में कोवैक्सीन बन रहा है, कोविशील्ड बन रहा है, स्पुतनिक बन रहा है, या तो इनमें से अगर कोई बेस्ट है तो पूरी दुनिया में वो बने, या ये अगर अच्छे नहीं है, दूसरी कोई अच्छी है तो उसको यहाँ बनाए। पेटेंट हटा के जो है बिल्कुल हर जगह बननी चाहिए, बट ह्यूमन को जो है अगर देना है तो बेस्ट वैक्सीन देनी चाहिए। इस तरीके से 25 वैक्सीन को करना, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देना और सभी को जो है करना शायद साइंस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा, जो गरीब देश हैं, जो अफ्रीकन देश हैं, उन लोग एक अफोर्डेबल वैक्सीन उनको मिल पाएगी। 30 रुपए, 20 रुपए में वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी, उतनी एफिकेसी के साथ में, बल्कि बेस्ट एफिकेसी के साथ में, क्योंकि आप देश की जो दुनिया भर की जो 350-400 वैक्सीन बन रही हैं, 351 वैक्सीन बनेंगी। उन 351 में जो चुनिंदा 3 वैक्सीन होंगी, वही सब जगह अगर बनेंगी, सब जगह लगेंगी, तो बहुत बदलाव आ जाएगा। लेकिन ये डब्ल्यूटीओ जो है वो इसको नहीं मान रहा है, और बिल गेट्स जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि जो भविष्य होगा, इससे उससे आने वाले समय में जब नई वैक्सीन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपनियां जो है वो उनके अंदर उत्साह नहीं जागेगा, और वो R&D पे पैसे खर्च नहीं करेंगी। उनको लगेगा कि भाई हमको मोटी कमाई करने का या खजाना भरने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हम वैक्सीन नहीं बनाएंगे। ये कितना लॉजिकल लगता है? देखिए 700 करोड़ से ज़्यादा जो है डोजेज लग चुके हैं पूरी दुनिया में। तो ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस का ये है। जो लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो है बिज़नेस जो है कहीं से घाटे में, अगर क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही जो है उद्देश्य जो है बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है। वह साइंस के लिए नहीं कर रहे हैं। तो उनका एक अपना अलग नज़रिया हो सकता है। चूँकि हम जो है साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मानवता के लिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम जो है रेशनल बातें करेंगे। उनका रेशनल जो है अपने सिर्फ धंधे के लिए हो सकता है और वह शायद उस जगह पे वो जायज हो सकते हैं धंधे का, लेकिन जहां पर मानवता की बात आती है हम उसकी बात करेंगे। और मानवता यही कहता है कि इन वैक्सीन में से जो बेस्ट हो, सबको जो है जो सबको सुरक्षा प्रदान करे, वह देना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको बंद भी कर देना चाहिए। मैं ये और नहीं उस कहता। ऐसा करने से, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं, तो म्यूटेशन भी कम होगा, ये हाँ, कम म्यूटेंट आएंगे। ये बिल्कुल। अगला ये है कि ये जब भी इरेशनल यूज़ हम करते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक का जैसे यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया उतने आते रहते हैं। हम लोग यही पढ़ाते रहते हैं कि भैया कम करो। डब्ल्यूएचओ का इन पिछले कई सालों से जो है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, वो एंटीबायोटिक इतना यूज़ जो है इरेशनल यूज़ होता है। सेम उसी वे में जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, संभावना हमेशा बनी रहेगी कि जितने टाइप के वैक्सीन यूज़ होंगे, उतने टाइप के नए वेरिएंट ये होंगे। तो अगर उनको भी हमें प्रिवेंट करना है, और वो हो सकता है खतरनाक हो जो सारे ही वैक्सीन को बाईपास कर दें उस कम्युनिटी को, उन सबों को अगर रोकना है उसके लिए भी जरूरी है। प्लस दूसरा जो है लॉन्ग टर्म हमें इफेक्ट नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उसलिए भी जरूरी है कि जो बेस्ट इनमें से अवेलेबल हो उसी को भी यूज करने के लिए सारी वैक्सीन यूज चुकी हैं, जी, उनको भी जी, हम ये लॉन्ग टर्म तक मॉनिटर कर सकते हैं। जी, जी जी, हाँ। जी। मुझे याद आया, आपने जब कहा कि जो है वो इम्यूनिटी वो एडॉप्टेशन हो जाता है, तो जी हाँ। हैदराबाद में एक झील है बहुत बड़ी, और जो फार्मा कंपनियां हैं वहाँ का वेस्टेज उसमें जाता है, तो उस झील के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मार सकता है। बहुत खतरनाक झील है, उस पर अभी एक स्टोरी आई थी। वापस आते हैं व्यावसायिकता वाली बात पे। तो अभी हाल में एक सवाल बहुत बड़ा उठ के खड़ा हुआ, उसका उत्तर मैं आपसे भी चाहूँगा पहले, उसके बाद मैं बताऊँगा कि रेफ़रेंस क्या है उसका। क्या कोई एक व्यक्ति अपने एम्प्लॉइज़ को
बगैर अप्रूवल के भारत में थर्ड डोज लगा सकता है बगैर किसी ऑफिशियल ट्रायल के? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सब भारत सरकार ने उसका कोई इजाजत नहीं दी हुई है, आधार अप्रूवल नहीं पूनावाला दिया है। के जो पिताजी हैं, साइरस पूनावाला, उन्होंने अभी हाल में ये प्रेस में बयान दिया कि मैंने अपने 7,000 एम्प्लॉइज़ को तीसरा टीका लगा दिया है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है और सरकार को थर्ड डोज लगाना चाहिए, उसके बावजूद उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, वही भाई उनका तो जो जिस टाइप का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे रियली मैं उसमें नहीं गया हूँ, अभी मुझे नहीं पता था, अभी फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ। बट अगर ऐसा आज ही कहा है क्या उन्होंने? अगर नहीं, ऐसा नहीं, इस कहा बात है, को महीना भर से ज़्यादा हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा सॉरी, तो मीडिया ने मैं उसको मीडिया ने अंडर प्ले किया, इसलिए आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची होगी, हालाँकि मैंने उस पे वीडियो बनाए थे। अच्छा, तो रियली मुझे भी नहीं पता। फिर वही मैं कहूँगा कि उनका काम है बिज़नेस करना। आज की डेट में यह कंप्लीटली अनएथिकल है। अगर आप बिना क्लिनिकल ट्रायल किए हुए जो है कुछ भी देना शुरू कर देते हैं, आप किसी को दवा दे रहे हैं, ह्यूमन में दे रहे हैं, आप बिना किसी इसके जो है कि बेनिफिट को डेमोंस्ट्रेट किए हुए और कि ट्रायल ये का भी एक एक्सपेक्टेड प्रोटोकॉल है। बेनिफिट है। आपको ये बताना पड़ेगा कि हम ये एक्शन करने वाले हैं, तो इससे ये एक्सपेक्टेड बेनिफिट है। ये तो बताएं कि कितनी रोकना उससे रुकेगी, चाहे इन्फेक्शन रुकेगा या सीवियरिटी कितनी रुकेगी, रुकेगा, फायदा होगा। ये सफिशिएंट साइंस में नहीं होता। साइंस में हमें ये बताना पड़ता है कि हम ये करने जा रहे हैं तो इससे ये बेनिफिट है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, इससे ये एक्सपेक्टेड नुकसान भी है, ये सब बताना पड़ता है। ये शायद जो है सिर्फ ये कहना कि ये तो बिजनेस मॉडल ही हो सकता है, साइंस का मॉडल नहीं हो सकता है और सर। ये अगर आप ट्रायल भी कर रहे हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल है, एक आईसीएमआर के पास आपको फाइल करना पड़ता है, उनकी देखरेख में एक वैक्सीन इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जैसे आप कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आप इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, अभी आप दूसरी। अच्छा, एक चीज़ और भी आप कर रहे थे कि जो अगला सीरो सर्वे आने वाला है, उम्मीद की जा रही थी कि दिवाली के बाद आ जाएगा, वो आप उस पे काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कब तक वो आ जाएगा, कब तक उम्मीद की जाए? नहीं, नहीं, देखिए, एक तो गवर्नमेंट सीरो सर्वे करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, आईसीएमआर करता है पूरी कंट्री में। जी। हम जो सीरो सर्वे करते हैं, हम एक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए डब्ल्यूएचओ के साथ वो डब्ल्यूएचओ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें कंट्री के 5 रीजन में हम जो है वो सीरो सर्वे करते रहते हैं। जिस बेसिस पे कि जैसे जब कहा था कि बच्चों में थर्ड वेव आएगा, आपको याद होगा हमने तुरंत जो है उसको इसीलिए पब्लिश किया था कि नहीं, देखिए बच्चों में भी उतना ही इन्फेक्शन हो चुका है और इसलिए जो है ये कहना साइंटिफिक बेसिस इसका नहीं है। तो उसको जो है अगर तो उसका पेपर आएगा, अभी ये जाएगा, टेस्टिंग होती है, कई जगह कुछ लेट हो गया, कहीं पे वेव आ गया था इसलिए नहीं हुआ, कई जगह का कंप्लीट हो गया है, बट एक वही हम जो एक्सपेक्ट सोच रहे थे कब तक एक्सपेक्ट किया जाए उसको, क्योंकि वो सीरो सर्वे टेस्टिंग मुझे लगता है कि काफ़ी डायरेक्शन देगा हिंदुस्तान में। ऑलमोस्ट उसका डायरेक्शन वही है जो अभी सीरो सर्वे का रिपोर्ट आया है कि दिल्ली में जो है हम हमारा जो रिपोर्ट था, जो हम इतना बोल रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि नेचुरल इन्फेक्शन रियली प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हम एग्जैक्ट अपना फिगर नहीं बता रहे थे। जब दिल्ली गवर्नमेंट का है 95 96, तो वही हमारा उस समय आ चुका था। और जो हम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि दिल्ली में कोई वेव नहीं आने वाला है, उसका बेसिस यही था। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के या ये नहीं कर रहा था, वो अपनी स्टडी के बेसिस पे ही हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से अगर हम कह रहे हैं कि नहीं आएगा, तो उसका बेसिस वही था। क्योंकि बिना एविडेंस का मैं कुछ बोल दूंगा, कल मुझसे कल एक पूछे कि एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, थोड़ा-सा ये सवाल एक्सट्रीमिस्ट है, ये सवाल ओवर सिम्प्लीफाइड है, ये सवाल आप कहें कि बहुत ज़्यादा इसको सरल करके मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो सीरो सर्वे है, इसके आधार पर आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में जो टीकाकरण चल रहा है, क्या अब उसकी ज़रूरत कितने % रह गई है? क्या करने की ज़रूरत रह गई है इतने ज़्यादा इम्यूनिटी के बाद में? कितना टीकाकरण करना चाहिए, या जिस तरह से ये घर-घर अभियान वगैरह चल रहा है, क्या सचमुच इसकी ज़रूरत बची है? क्या कहते हैं आप? आपकी राय क्या है? हाँ, देखिए, जहाँ तक टीकाकरण का बात है कि या कोई भी दवा का हमें रेशनल बताना चाहिए कि इससे क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट है। हमें ये पता है कि नेचुरल इन्फेक्शन जिनको हो गया, वो बेटर प्रोटेक्टेड हैं। ज़्यादातर लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, और उनको इसको देने डब्ल्यूएचओ से भी मानता है। हाँ, उनको देने से कोई एडिशनल फ़ायदा नहीं है, तो डब्ल्यूएचओ भी मानता है। उसको मानने में ऑल्दो उसने बहुत देरी की, लेकिन फाइनली उसने मान लिया कि हाँ, नेचुरल इन्फेक्शन जो है
प्रोटेक्शन देता है। तो अगर वह बेटर प्रोटेक्टेड है, लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्टेड है, जी। कुछ तो स्टडी ये है कि हो सकता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो। नेचर में एक पब्लिश हुआ था जिसने कहा कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, तो सफिशिएंट एविडेंस है ये कहना हाँ, कि प्रोटेक्शन वो लेवल। आपने एक मैंने पिछले वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट का जो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस है, उन्होंने भी मेमोरी टी सेल कुछ मिली थी हाँ, उनको जी हाँ। बेनगोना में, बहुत तो कम जगहों में। ये लगता है, बट अभी एविडेंस और जनरेट होनी चाहिए, तो बट ये लगता है, संभावना इसकी है कि हो सकता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे। तो अगर मेरे पास एविडेंस है कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया और जो उससे रिकवर्ड हो गए, जिनकी डेथ होनी थी हो गई, बट वो बेटर प्रोटेक्टेड है, तो हमें इतनी वैक्सीन हम दे रहे हैं तो उन लोगों को देना चाहिए जिनको अभी नहीं हुआ है। और हमें साइंस के लिए भी मॉनिटर करते रहना चाहिए दोनों ग्रुप को, क्योंकि एक कंपैरेटर रहेगा तो हम बता अच्छी बात पाएंगे है। कि रियली वैक्सीन जो है लॉन्ग टर्म पे उसका क्या बढ़िया इफेक्ट है, क्या बुरा इफेक्ट है, ये भी जानना हमें जरूरी है। 25 वैक्सीन दे रहे हैं, किसी का हो सकता है बहुत ही बुरा इफेक्ट है और कल होने लगे हम पता नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जैसे कॉकटेल बनाने के लिए मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि फिर किसी की जवाबदेही नहीं रहेगी कि लॉन्ग टर्म कोई अगर बैड इफेक्ट हो रहा है। बहुत सी ड्रग्स में हुई है, बहुत सी ड्रग हमने लागू करने के बाद वापस कर ली। प्रेगनेंसी में एक हम ड्रग हमने शुरू किया था 60s के दशक में, थैलेडामाइड। वह जो है प्रेगनेंसी में उल्टी होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए बहुत ही अच्छी ड्रग थी, उसको देते थे। जब लोग अपाहिज पैदा होने लगे, कटे लिप वाले जो उस समय के सबसे ज्यादा पैदा हुए थे, वो उसी ड्रग से हुए थे। हाथ पैर ये अपाहिज पैदा होना तब आया कि ये तो उस ड्रग से हो रहा है, जबकि उस ड्रग को बहुत ही सेफ और सब कुछ कहा गया। तो लॉन्ग टर्म जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, और लॉन्ग टर्म फॉलो करने के लिए हमें कंपैरेटर चाहिए। अगर मैं सबको वैक्सीन दे दूंगा तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि ये लोग बेटर प्रोटेक्टेड थे। कल हमें पता चलता है कि नहीं, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था वह अब रिस्क पे है, उनका प्रोटेक्शन लेवल कम हो रहा है, हमें उन्हें तब दे देना चाहिए, तब मैं मान लेता। आज की डेट में उनको देना जो है ये कतई जो है साइंस के साथ जो है अन्याय, मैं कहूंगा कि साइंस के साथ अन्याय है, ये जस्टिस साइंस के साथ नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है आपसे बात करके, हमारे दर्शकों को तो बहुत ज़्यादा ये रिच रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो बात होती है प्योर साइंस होती है, उसमें कहीं कोई दूसरा एंगल नहीं होता है, दूसरी मिलावट नहीं होती है। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो बोलते हैं वो खरा बोलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और इसकी वजह से आपके साथ बात करना बहुत अच्छा भी होता है और दर्शकों को पसंद भी आता है। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़े और आपने बहुत ठोस जानकारियाँ दी। जाते-जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या अब जो भारत सरकार है, उसका जो रवैया है, उसमें हमको क्या लगता है कि क्या वो उतना बैलेंस करके चल रहे हैं कि अगर उनको कहीं से साइंस अगर ज़्यादा एविडेंस के साथ मिलता है, तो व्यापार की तरफ नहीं झुकेंगे? नहीं, कर रहे हैं देखिए। और उसका सबसे बड़ा ये है कि अभी तक बच्चों का वैक्सीनेशन इतने दबाव के बाद भी भारत सरकार ने नहीं शुरू किया है यूनिवर्सल, क्योंकि जो भी एविडेंसेस हैं वह ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और इसीलिए बार बार कहा भी कि हमें एविडेंस करने की जरूरत है। तो आज नहीं कल सभी को मानना पड़ेगा, थोड़ा देर हो सकता है, बट मुझे लगता है कि शायद नीयत उतनी खराब नहीं है। हाँ, देर जरूर अब कर रहे हैं। आपने इतना समय दिया है, तो एक छोटा-सा सवाल और बच जाता है, उसको भी मैं पूछ लेता हूँ कि बहुत सारे लोग हाँ, इस सीरियस इश्यू पे, जिस पे इतने सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं, अंधाधुंध, अनाप-शनाप अपनी ओपिनियन देते रहते हैं, जो इस विषय के एक्सपर्ट भी नहीं हैं। वो हो सकता है वो डॉक्टर हों या नहीं हों। जैसे डॉ पूनावाला साहब ने कहा कि मैंने अपने 7,000 कर्मचारियों को ठोक दिया टीका, तीसरा डोज़। हम्म। तो इस तरह के जो बयान देने वाले लोग हैं, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, उसमें आपकी फ्रेटर्निटी के लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आपके इंस्टीट्यूट के भी कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बयान देते हैं। इसके अलावा भी बड़े सारे लोग अलग-अलग जगहों पे बयानात देते हैं। मैं आपके संबंधों की खातिर इंस्टीट्यूट के लोगों को ज़िक्र नहीं करना चाहूँगा। तो इस तरह के लोगों पे कैसे पहचानें कि किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है? या तो हर आदमी ज्ञानी है, मैं भी ज्ञानी हूँ। हम ये ऐसा हुआ इसमें जो है जो डोमेन एक्सपर्ट्स जो हैं, शायद इसलिए भी कई बार डोमेन एक्सपर्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है कि वह जो है फिर आप जो है वह क्योंकि उसका डोमेन है तो वह जो साइंस है वही बताएगा। भाई अगर वहीं आप मान लीजिए जिस डोमेन के एक्सपर्ट हैं उसमें आपकी एक्सपर्टाइज है। मैंने एमबीबीएस भी की है, एमडी भी की है, थोड़ी बहुत सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा हूँ तो मैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट का मैं ज्ञाता नहीं हो गया। मैं फोकस जो है पब्लिक हेल्थ जो है, कम्युनिटी मेडिसिन, एपिडेमियोलॉजी जो है पिछले 30 साल से पढ़ाता हूँ।
इसी को जो है एमडी में मेरा मेन फोकस यही रहा, तो एक हमारा वो डोमेन है। तो शायद जो है जो जितने ये लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी उनमें से कह सकते हैं आज की डेट में हर कोई जो है कुछ भी बताने के लिए जो है जैसे स्वतंत्र है, कुछ भी बोल देता है। इस पे अंकुश जरूर होने चाहिए कि जिसका डोमेन है वह डोमेन एक्सपर्ट उस पे सलाह देंगे। आप वो तो देखिए, अब जो वो तो जो लगाएगा, जो उसको रोक लगाएगा नहीं लगाएगा वो बड़ा मसला, और जितना नुकसान उससे होना था ऑलरेडी हो चुका है। कुछ साहब तो एक एक महीने में 15-15 दिन में थर्ड वेव ला रहे थे, बहुत सारी बार थर्ड वेव ला चुके हैं। वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी थर्ड वेव, ये किस गणित से निकाला? मुझे अगर आप कहीं गलत हूं तो बता दीजिएगा, कहाँ से उन्होंने पता किया कि थर्ड वेव में बच्चे मरेंगे और बच्चों के ऊपर ये होगा? उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों के वेंटिलेटर खरीद लिए गए, पता नहीं कितना सरकार का पैसा बर्बाद हो गया। तो अब जो है ये उनसे जिनको रोक लगानी थी उन्होंने तो नहीं लगाई है। आपकी जनता को क्या सलाह है, कैसे पहचाने कि किस डॉक्टर की बात माननी है और कौन बकवास कर रहा है? ये तो फिर सबकी जिम्मेवारी बनती है। अगर मेरा डोमेन एक्सपर्ट नहीं है तो मैं उस पर न बोलूं, मैं बता दूं। आपने देखा होगा कई बार टीवी शो में कई लोग डॉक्टर होते हैं, मैं कहता हूं कि हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये इसका बेटर आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि मुझे वो नहीं आता। मुझे किसी को फीवर हो गया तो मैं ट्रीटमेंट नहीं देता हूं। किसी को टीबी हो गया तो प्रोग्राम अगर मैं बनाता हूं टीबी कंट्रोल के लिए तो देता हूं। बट अगर कोई बैठा हुआ है चेस्ट का डॉक्टर तो मैं यही कहूंगा कि ये मुझसे बेटर आंसर देंगे, क्योंकि वह दिन रात वही कर रहे हैं, डोमेन एक्सपर्ट उसके ये हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है ये जो है। जनता कैसे पहचाने? देखिए अब वो तो अब जब जनता को जनता पहचानना कैसे पड़ेगा। पहचाने, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कई बार टीवी चैनल में टीआरपी बढ़ाने के लिए भी जो है हम यही डिस्कस करते हैं, और इसीलिए उन लोगों को महत्व देते हैं जो पैनिक फैलाएं, जिनको नॉलेज कम है। जो आप चाहते हैं उनसे बुलवाना, आप उनसे बुलवा लें। आप मुझसे नहीं बुलवा सकते कि नेचुरल इन्फेक्शन को मैं इग्नोर कर दूं और मैं कह दूं कि कल जो है बहुत बड़ा वेव आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस न्यू वायरस। ये मैं नहीं बोल सकता जब तक एविडेंस नहीं होगा। बट जिनको नहीं आइडिया है, आपने आपने खुद ही व्हाट्सएप से उनको पढ़ाया हुआ है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, या वो आपके ही सुन के जो है टीवी पे आके बता रहे हैं, तो वो कुछ भी आप उनसे कहलवा सकते हैं, जो आप चाहते हैं उनसे कहलवा सकते हैं। तो ये जो है फिर आप सबकी जो है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। अब पब्लिक कैसे पहचाने, ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, नहीं देखिए, क्योंकि मैं ये बड़ा सवाल है। मैं अगर ये दावा करूं, मैंने अपने एक मित्र से कहा कि भाई मैंने जो है वो, अगर आपको कभी हार्ट वार्ट का ऑपरेशन कराना हो तो आप मुझसे करा सकते हैं, मैंने अभी यूट्यूब पे सीखा है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई यूट्यूब का सीखा हुआ है इसलिए इससे हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराना है। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जो ये कोई ऐसी डिग्री हो जिससे पता चले, कोई ऐसी एक्सपर्टीज हो, जैसे कि आपके केस में है कि आप जो है वो महामारी विशेषज्ञ हैं, आप कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, जिनका काम ही है समाज के लेवल पे अगर कोई बीमारी फैलती है उसको कंट्रोल करना। तो ऐसे कौन सी 2-4 चीज़ें हैं जिनसे हम पहचान जाएँ कि हाँ, इस आदमी की बात माननी है, बाकी लोगों को इग्नोर करना? बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, हर सवाल का जवाब नहीं होता मेरे पास, तो जी, इसलिए जी। इस सवाल का रियली जवाब मेरे पास चलिए नहीं इसी गुड नोट के साथ में हम इसको बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं दर्शकों से कि वो अपने लेवल पे गूगल करके जानकारी कर ले कम से कम, कि कोई आदमी जो है वो आके आपको मेरी तरह ना बोले कि भाई मैंने यूट्यूब से अभी-अभी सीखा है, किसी को हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो करा लो। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू, बातचीत करके, थैंक यू, थैंक एक यू, बेहतरीन बातचीत रही, और आप लगातार हमसे जुड़े रहिएगा, आते रहिएगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर संजय रॉय, बता रहे थे हमको कि किस तरह से हम इस बीमारी को समझें। एक तो साइंस की अंडरस्टैंडिंग आती है किसी पढ़े लिखे आदमी से मिलके, जो जो साइंस के हिसाब से सोचता है। साइंस में कोई नतीजा निकलने में हज़ारों, लाखों लोगों के एफर्ट लगते हैं, सालों की तपस्या होती है। एक ऋषि मनीषी जैसे चिंतन मनन करते हैं और उनकी एक पीढ़ी परंपरा कर चलती है, वैसे ही साइंस में रिसर्च होते हैं तब कोई नतीजा निकलता है, और वो नतीजा भी गलत निकलने की संभावना रहती है। ऐसी साइंस की बातों को कोई भी कुछ समझा के चला जाए तो समझना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब बोल नहीं रहे थे, लेकिन मेरा बार-बार इशारा ऐसे लोगों की तरफ था जिनके ऊपर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, जो सार्वजनिक रूप से रोज़ बकवास करते हैं और जनता को अंदर डर फैलाते हैं, और पता नहीं क्यों सरकार चुपचाप देखती रहती है, बाकी लोगों को तो लपेट देती है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी इस वीडियो के खत्म होते ही आपको लिखा हुआ मिलेगा स्क्रीन पे, एक बार कोड भी होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में भी एक यूपीआई आईडी है। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा मदद मिलेगी बेहतरीन प्रोग्राम बनाने में, पहली चीज़ ये। और सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल धन ही दें, आप हमारे वीडियोस शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, हमारे विचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये उससे भी बड़ा सहयोग है। नमस्कार, जय हिंद।